Harrier 2020 panoramic sunroof, 6-speed automatic। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी से जर्मनी के चांसलर ऑटो वॉन बिस्मार्क की विदेश नीति पर बात करना चाहूंगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, 1870 में प्रसा और फ्रांस के बीच एक युद्ध हुआ जिसे हम लोग सेडान के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में फ्रांस पराजित हुआ था। नेपोलियन थर्ड अपने 83,000 सैनिकों के साथ अरेस्ट किए गए थे। इस विजय के साथ ही जर्मनी का यूनिफिकेशन पूरा हुआ और कालांतर में 18 जनवरी सन 1871 को फ्रैंकफर्ट की अलायंस हुई और इस अलायंस में ही जर्मनी ने संधि की शर्तों को फ्रांस पर थोपा। क्योंकि फ्रांस पराजित पक्ष था, जर्मनी विजयी पक्ष था, इस वजह से जर्मनी ने फ्रांस के आर्थिक महत्व के क्षेत्र जो उसकी सीमा से लगे हुए थे, अल्सास का क्षेत्र, लॉरेन का क्षेत्र तथा मेट्स और स्ट्रासबर्ग के किले ले लिए। चूंकि सीडार वार को करने के लिए फ्रांस आया था, इसलिए फ्रांस पर क्षतिपूर्ति की राशि भी आरोपित की गई। जर्मनी ने फ्रैंकफर्ट की संधि में यह कहा कि फ्रांस को युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 20 करोड़ पाउंड की राशि देनी होगी और जब तक यह राशि का भुगतान वह नहीं करेगा, जर्मनी की सेना फ्रांस में रहेगी और इसका खर्च भी फ्रांस को देना होगा। चूंकि फ्रांस पराजित हुआ था, इसलिए उसे इन शर्तों को मानना पड़ा और कालांतर में बिस्मार्क, जो कि जर्मनी का चांसलर था, उसने जर्मनी की विदेश नीति इस प्रकार बनाई कि फ्रांस हमेशा एकाकी बना रहे। क्योंकि फ्रांस अगर सबल होता तो उसकी पहली इच्छा होती अपने क्षेत्र को प्राप्त करना। इस वजह से बिस्मार्क ने जिस प्रकार की विदेश नीति अपनाई, उसके बारे में कहा जाता है वह एक व्यक्ति की विदेश नीति नहीं थी, वह एक राष्ट्र की विदेश नीति थी, एक महाद्वीप की विदेश नीति थी और एक युग की विदेश नीति थी। सन 1870 तक बिस्मार्क का लक्ष्य था जर्मनी का यूनिफिकेशन। जर्मनी 39 प्रांतों का एक संघ था और बाद में बिस्मार्क जब जर्मनी का चांसलर बना, पहले वह प्रसा का चांसलर था, तब उसने यह घोषित किया कि जर्मनी एक संतुष्ट राष्ट्र है, उसे सीमा विस्तार की आवश्यकता नहीं, लेकिन यथास्थिति को बनाए रखने के लिए वह कृत संकल्पित है। अगर कोई देश उसकी सीमा पर कब्जा करना चाहेगा तो उसका वह उत्तर दे सकता है, आक्रमण उस पर वह कर सकता है। बिस्मार्क ने यह भी घोषित किया कि हमारी रुचि उपनिवेश बनाने में नहीं, बल्कि उसने अपने विदेश नीति में रूस पर भी ध्यान केंद्रित किया। क्योंकि उसे इस बात का सबसे बड़ा भय था कि यूरोप के देशों में रूस ही ऐसा देश है जिसका झुकाव फ्रांस की ओर हो सकता है। तत्कालीन समय में इंग्लैंड पृथक्करण की नीति का पालन कर रहा था और उसने अपना सारा ध्यान उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद पर केंद्रित किया था। भौगोलिक दृष्टिकोण से भी हमने जाना कि इंग्लैंड यूरोप के अन्य देशों से अलग था, जबकि यूरोप की राजनीति में जिन देशों की दिलचस्पी बहुत ज्यादा थी उसमें जर्मनी और फ्रांस तो थे ही, इसके अलावा ऑस्ट्रिया, इटली और रसिया था। इन 5 देशों में जर्मनी की स्थिति को हमेशा त्रिकोणात्मक बनाने का प्रयास बिस्मार्क के द्वारा किया गया और उसका ध्यान सदैव फ्रांस पर केंद्रित रहा कि फ्रांस को कोई मित्र न मिले। उसका जो विदेश नीति था, उसका मुख्य सिद्धांत था जर्मनी की विजय को सुरक्षित रखना, यूरोप में शांति कायम करना
और फ्रांस को मित्रहीन बनाना तथा जर्मनी के पक्ष में गुटबंदी करना। यह भी कहा जाता है कि विश्व जगत में गुटबंदी की शुरुआत ऑटो वॉन बिस्मार्क के द्वारा की गई। किस प्रकार की गई, आइए इस पर हम लोग आगे चर्चा करते हैं। बिस्मार्क ने अपने शासनकाल में एक त्रिसम्राट संघ का गठन किया। जर्मनी में भी सम्राट होते थे, रूस में भी होते थे और ऑस्ट्रिया में भी होते थे। बर्लिन में बुलाकर एक कॉन्फ्रेंस किया गया और एक संधि की गई इन तीनों सम्राटों के बीच। इससे भी वह संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने द्विराज्य संधि की। यह संधि जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच की गई थी। इससे भी उसे संतोष नहीं हुआ तो उसने फिर इस द्विराज्य संधि में एक नए देश को शामिल किया जिसका नाम इटली था। अब इटली का रुख फ्रांस के विरुद्ध करने के लिए उसने एक सम्मेलन में इटली के राजनयिक से कहा कि आप लोग ट्यूनिस पर क्यों नहीं अधिकार करते। ट्यूनिस अफ्रीका में था और यहां फ्रांस अधिकार करना चाहता था। बिस्मार्क के द्वारा इटली के राजनयिक को सलाह देने के पश्चात इटली ने ट्यूनिस पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार इटली और फ्रांस के रिलेशन बिगड़े। जब रिलेशन बिगड़े तो स्वाभाविक है कि फ्रांस का दुश्मन तत्कालीन समय में जर्मनी था, इसलिए इटली का झुकाव जर्मनी की ओर हुआ। लेकिन इटली और ऑस्ट्रिया के रिलेशन अच्छे नहीं थे, लेकिन जर्मनी की मध्यस्थता में दोनों को जोड़ने का काम बिस्मार्क के द्वारा किया गया और इस तरह त्रिराज्य संघ स्थापित हुआ, जर्मनी प्लस ऑस्ट्रिया प्लस इटली। बर्लिन सम्मेलन में रूस का झुकाव फ्रांस की ओर होने लगा था और किसी बात को लेकर वह जर्मनी से नाराज हो गया था। इसलिए बाद में रूस के साथ जर्मनी ने पुनराश्वासन की संधि की थी और वह यह नहीं चाहता था कि उसके समय में रूस फ्रांस से जाकर मिले। उसने रोमानिया को भी जोड़ने का काम किया। 1883 में रोमानिया के राजा करोल जर्मनी आए हुए थे, उनसे भी उसने संधि की और उसे अपने पक्ष में मिलाने का उसने कार्य किया। इसलिए बिस्मार्क को एक ऐसा बाजीगर कहा जाता है जो 5 गेंदों की बाजीगरी जानता था, जिसमें 2 हवा में हो और 3 उसके हाथ में हो। यानी यूरोप के 5 देशों में कम से कम 3 देश सदैव उसके पक्ष में रहे और अपने जीवन काल में, अपने शासन काल में उसने फ्रांस को सतत रूप से एकाकी बनाए रखने का कार्य किया। लेकिन मार्च 1888 में जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का देहावसान हो गया। उसके पश्चात उनका उत्तराधिकारी फ्रेडरिक हुआ, जिसने कुछ दिन ही कार्य किया, उसका भी देहावसान हो गया। तत्पश्चात 1888 में ही कैसर विलियम द्वितीय जर्मनी का सम्राट बना। वो 28 वर्ष का नवयुवक था, जबकि उसके अंडर में जर्मनी का चांसलर काफी उससे सीनियर 73 वर्ष लगभग बड़ा था। बिस्मार्क का जन्म 1815 में हुआ था। इन दोनों का तालमेल जब अच्छा तरीके से नहीं चल सका, क्योंकि कैसर विलियम द्वितीय बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति था और वह नहीं चाहता था कि उसके समय में चांसलर प्रभावशाली हो। इसलिए बिस्मार्क, जो कि एक स्वाभिमानी व्यक्ति था, उसने समय की नब्ज को पहचानते हुए अपने पद से 20 मार्च सन 1890 को इस्तीफा दे दिया। इस तरह यूरोप के इतिहास में हमने देखा कि बिस्मार्क का युग समाप्त हो गया। पंच मैगजीन ने इसके बारे में लिखा कि जिस खिवैया ने नौका को इतने तूफानों से बचाया, उसे नौका से उतार दिया गया। कालांतर में 30 जुलाई सन 1898 को बिस्मार्क का देहांत हो गया।
लेकिन यूरोप के इतिहास में 1871 टू 1890 उसने जिस तरह विदेश नीति को संपादित किया और फ्रांस को एकाकी बनाए रखा, वह जर्मनी के इतिहास में उसका एक विशेष योगदान माना जाता है। थैंक यू वेरी मच।